हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर हम उसे कह सकते हैं डिसेबल चाइल्ड। ठीक है, ये क्लास आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, फिर चाहे आप कोई भी चंडीगढ़ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मान लो कोई टीजीटी का एग्जाम है, कोई पीजीटी का या पीआरटी का, जैसे अब DSSB में बहुत सारी पोस्ट देखने को मिल रही हैं। तो DSSB में जैसे एनटीटी का एग्जाम होगा, उसके साथ साथ पीआरटी का एग्जाम होगा, तो सभी में ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप उनके लिए भी ये क्लास को देख सकते हैं। वैसे ये टॉपिक जो है सभी एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, चाहे फिर आप सीटेट का भी एग्जाम दें या कोई भी एग्जाम देंगे, सभी में आता है ये टॉपिक। तो आपको ये ध्यान से सुनना है। या फिर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका सीटेट का एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाइड होगा, जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, बट फिर भी आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि ये सारी की सारी डिसेबिलिटी वो वाली डिसेबिलिटी होती है जिसको हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं, तो उसको रिकॉल करने की नीड होती है। वैसे भी बहुत ज्यादा लेंथी क्लास नहीं रहेगी, ये 15 to 20 मिनट्स में आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा भी नहीं है और आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और टाइप ऑफ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी अगर किसी ने पहले कर रखा है। तो मान लो किसी ने नहीं किया है, ठीक है, तो उसके लिए तो वैसे भी ये बढ़िया ही रहने वाला है, बट आपको इस क्लास में याद भी हो जाएगा साथ साथ में। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और एक बात और कहनी थी, DSSB में टीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो आप अपनी जो वैकेंसीज है उसको फिल कर लेना। 8 फरवरी से 8 मार्च तक आपकी फॉर्म फिलिंग होगी। ठीक है, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ, और जब आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश की क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो तब तक आप यही टॉपिक्स पढ़ते रहिए जो मैंने करा रखे हैं। ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारा सिलेबस कराया हुआ है, जैसे SST का सिलेबस करा रखा है, जनरल अवेयरनेस बहुत सारी करवा रखी है, तो उसके लिए आप वो क्लासेस देख सकते हैं, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले जैसा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है डिसेबल चाइल्ड। डिसेबल चाइल्ड में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ने वाले हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज को सबसे पहले तो अगर हम इनको अलग अलग करके देखते हैं, तो यहाँ पर लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। ठीक है, आपको मैंने लर्निंग का सारा टॉपिक पढ़ाया था, तो लर्निंग का मतलब क्या है? सीखना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। डिसेबिलिटी क्या होगा? एबिलिटी क्या होता है? योग्यता होती है। वहीं पर जब एबिलिटी के आगे डिस लग गया है, तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो सीखने की एबिलिटी में यहाँ पर क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, या फिर सीखने में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी, उसे हम क्या कह देते हैं? ये क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी यही होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब सीखने की एबिलिटी में कुछ ना कुछ आपके जो कमी हो गई है, वही क्या है? डिसेबिलिटी है। ठीक है, अब ये डिसेबिलिटी किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे यहां पर लिखा गया है डिसेबिलिटी जो है ये न्यूरोलॉजिकल या फिर हमारे नर्वस सिस्टम से क्या हो सकती है? रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर यहाँ पर लिखा है ये मस्तिष्क की योग्यता को प्रभावित करती है। तो आपको पता होना चाहिए डिसेबिलिटी जितने भी तरीके की होगी वो क्या करेगी? हमारे माइंड को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाली है, प्रभावित करने वाली है। इससे बच्चे को बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती है, जैसे बच्चे के गणित में, तर्क में, लिखने में, इन सब चीजों में क्या हो सकती है? बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को इन सब चीजों में क्या हो सकती है? कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसे ही हम किसका नाम दे देते हैं? डिसेबिलिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसे कुछ ना कुछ सीखने में क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वही क्या है? आपके डिसेबिलिटी होता है। यहाँ पर लिखा है डिसेबिलिटी के साथ साथ बच्चों में ADHD भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आप पूछेंगे ADHD क्या है? तो सबसे पहले ADHD की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। ए से बनता है आपका अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये क्या होगा? यहाँ डिसेबिलिटी के साथ साथ बच्चों में क्या पाया जाता है? ADHD भी पाया जाता है। यानी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, तो उनमें अटेंशन डेफिशिएट होता है। या फिर वो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, किसी भी काम को करेंगे तो हाइपर एक्टिविटी उनमें देखने को मिलती है। तो ये कितनी होती है? 12 से 24% तक पाई जाती है। तो डिसेबिलिटी के साथ साथ अगर ADHD की भी बात करते हैं तो वो कितने परसेंट पाया जाता है? 12 से 24% तक पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है। ये सारे जितने भी पॉइंट मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके बाद लिखा है सबसे पहले इसका प्रयोग जो है वो 1963 में
सैमुअल किर्क ने किया था। तो ये इसका प्रयोग किसने किया? 1963 में सैमुअल किर्क ने। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछा जा सकता है डिसेबिलिटी शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया सबसे पहली बार? तो सैमुअल किर्क थे जिनके द्वारा सबसे पहली बार डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक डिसऑर्डर ना होकर डिसऑर्डर का समूह होता है। मतलब यहाँ पर जो डिसेबिलिटी है वो क्या नहीं है, एक टाइप का डिसऑर्डर नहीं है, बट ये क्या है, टाइप ऑफ, मतलब यहाँ पर डिसऑर्डर्स का क्या है, ये ग्रुप होता है। तो ये याद रखना है, ये क्या है, डिसऑर्डर ना होकर क्या है, डिसऑर्डर्स का समूह होता है। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। इसमें एक डिसऑर्डर नहीं है बल्कि ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए आपका जो जेनेटिक एनवायरनमेंट है, साथ साथ आपका जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी कि आपको कोई किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी हो गई है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे, आपके जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपका बायोलॉजिकल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सब किससे रिलेटेड, आपके डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। तो आई होप यहाँ तक आपको डिसेबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप की डिसेबिलिटीज होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है डिसलेक्सिया। अब ये जितने भी मैं बताने वाली हूँ उनको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये एग्जाम में सारे के सारे हमें एक जैसे लगते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जहां पर भी दिखेगा आपको वहां पर ये रिलेटेड होगा रीडिंग से, रीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड होने वाला है, यानी कि आपके पढ़ने से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड होगा, ये आपके पढ़ने से रिलेटेड होगा। ठीक है, एक यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, जब किसी भी सेंटेंस को पढ़ेगा तो वहां पर उसे रुक रुक कर पढ़ेगा, उसके आवाज में अंतर ना कर पाना, शब्दों का हेर फेर मिलेगा, यानी कि वो जो सब्जेक्ट जो भी मतलब वर्ड होंगे उनके बीच क्या नहीं कर पाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो यही बात लिखी गई है। डिसलेक्सिया क्या है, ये एक तरीके का रीडिंग डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर बच्चा जो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, पढ़ने में उससे प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने देखा होगा, आप छोटे थे तो आपको याद भी हो तो आप कई वर्ड्स को अलग पढ़ देते थे, या फिर आज आप पढ़ाते, आप कहीं ना कहीं टीच करते होंगे तब भी देखते होंगे बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ड्स को घुमा फिरा कर लिख देते हैं। जैसे सो लिखा है तो सो को वॉज लिख देंगे, न्यूक्लियर लिखा है तो उसे अनक्लियर लिख देंगे। तो इस तरीके के वर्ड आपको, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बच्चों में देखने को मिलती होंगी। तो यही क्या है, डिसलेक्सिया होता है। ये एक तरीके की क्या होती है, डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया जो है, सबसे पहला मैंने क्या बताया, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, रीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड रहने वाला है। ये किससे रिलेटेड होता है, यहाँ पर बच्चा जो लेटर्स को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, यहाँ पर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो डिसलेक्सिया ओनली रीडिंग डिसऑर्डर है आपका, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पढ़ने के साथ साथ बच्चे को लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये यहाँ पर ये पॉइंट इसीलिए लिखा है मैंने, क्योंकि मान लीजिए अगर बच्चा सो को वोज लिख पढ़ रहा है तो वो लिखते समय भी ये मिस्टेक करने वाला है। बट वैसे मेनली आपसे पूछा जाए तो डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला डिसलेक्सिया पढ़ा है, जो क्या है आपका रीडिंग डिसऑर्डर रहने वाला है। इसके बाद सेकंड की बात कर लेते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ईजी सा भी है। आपको पता है ग्राफ जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिखने से ही रिलेटेड होता है। ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब हम लिखते हैं। तो डिस्ग्राफिया क्या है, एक तरीके का राइटिंग डिसऑर्डर होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, ठीक से ना लिख पाना। डिस्ग्राफिया में बच्चा जो होगा वो क्या नहीं कर पाता, ठीक से राइट नहीं कर पाता है, सही से नहीं लिख पाता है। लिखते समय उसके जो अक्षर होंगे उनको टेढ़ा मेढ़ा बना देगा, पेन नहीं पकड़ पाएगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं कई बार पेंसिल नहीं पकड़ पाते ढंग से, लिखते टाइम रुक जाना, ठीक है, या ज्यादा झुककर लिखना। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा झुककर लिखते हैं। ठीक है, तो ये किस में आएगा, डिस्ग्राफिया में। जो सही से नहीं लिख पाते हैं वहां पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्ग्राफिया आती है। लिखते समय कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटीज में गड़बड़ रहती है, तो ये क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, जैसे हम राइटिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं।
तो पहले मैंने आपको क्या बताया, डिसलेक्सिया बताया है। डिसलेक्सिया आपके रीडिंग से रिलेटेड है, और डिसग्राफिया, ग्राफ में हम राइट करते हैं तो ये किससे रिलेटेड होगा, आपके राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, डिसकैलकुलिया। अगर हम डिसकैलकुलिया की बात करते हैं तो डिसकैलकुलिया, अब यहाँ पर देखो कैलकुलिया का मतलब क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अब कैलकुलेशन कब करते हैं, जब हम किसी न किसी चीज की गणना करनी होती है तब यही कैलकुलेशन होता है हमारा। तो डिसकैलकुलिया यहाँ पर साफ इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, आपके गणित, अंक गणित समझने में कठिनाई जो आएगी, मतलब बच्चा जोड़ नहीं कर पाएगा अच्छे से, घटा नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई में और प्लस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर बच्चे को देखने को मिलती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है वो कई बार ये साइंस में ना मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा। तो किससे रिलेटेड होता है, आपके डिसकैलकुलिया से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है, जहां पर बच्चे को गणित, अंक गणित समझने में कठिनाई होगी, इसे ही क्या कहा जाएगा, डिसकैलकुलिया कहा जाता है। गणना प्रॉब्लम जो है, गणना प्रॉब्लम, ये प्लस और मल्टीप्लाई और प्लस में प्रॉब्लम हो जाती है, ये किससे रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया की बात कर लेते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रैक्सिया, नया सा नाम लग रहा है ना, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। तो डिस्प्रैक्सिया ऐसे याद रखना, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, गतिक कौशल समस्याएं हो जाती है, यानी कि वहां पर बच्चे को मोटर स्किल्स प्रॉब्लम होती है, उसके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बॉडी में जो इंटीग्रेशन है, मतलब बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन पाता है। जैसे बच्चे के हैंड में, आईज में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, उसका नर्वस सिस्टम खराब रहेगा। यहाँ पर वो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके जो नर्वस सिस्टम होता है उससे रिलेटेड होती है। इसमें जो बच्चा है उसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। मतलब ये जो डिस्प्रैक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया को किस नाम से जाना जाता है, डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया को किस नाम से जानते हैं, ये सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आ रहा है समझ में, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया किससे रिलेटेड, आपके गतिक कौशल समस्या से रिलेटेड है, यानी कि आपके बॉडी से रिलेटेड होगा, आई से, हैंड से, इन सबका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, साथ साथ इसमें सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी हम इसे कह देते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप्रेक्सिया। ये भी देखो उसका नाम क्या था, डिस्प्रैक्सिया, यहाँ पर ये क्या है, अप्रेक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में हैंड का और आईज का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, लेकिन अगर हम अप्रेक्सिया की बात करते हैं तो अप्रेक्सिया में क्या आता है, यहाँ पे बॉडी वॉकिंग प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है ना वो मांसपेशियों में प्रॉब्लम होगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो जिसे भी ये प्रॉब्लम है उसके माइंड के सेरिब्रम में प्रॉब्लम मिलेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है जिसमें जो बच्चा है उसके माइंड के सेरिब्रम जो पार्ट है उसमें प्रॉब्लम रहती है। तो अप्रेक्सिया एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें उसकी बॉडी और वॉक करने में उससे समस्या आती है, उसके मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर उसके माइंड का जो सेरिब्रम है वो क्या रहता है, उसमें क्षति के कारण यह होता है, ठीक है। तो मतलब उसके कहीं ना कहीं सेरिब्रम में कोई प्रॉब्लम हुई है, तभी उसे क्या हो गया है, अप्रेक्सिया डिजीज, अप्रेक्सिया डिसेबिलिटी हो गई है। डिजीज तो नहीं कह सकते हम, इसे डिसेबिलिटी ही कहेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, अप्रेक्सिया बताया है, ठीक है। एक बार रिवाइज भी करा दूंगी तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अफेजिया। अफेजिया की बात करते हैं तो अफेजिया फेज से रिलेटेड है ये। तो अफेजिया क्या है, यहाँ पर फेज जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो अफेजिया में किसमें दिक्कत आती है, इसमें लैंग्वेज कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि बच्चा जो है वो अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, यहाँ पर बच्चा अच्छे से बात नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होता है, अफेजिया होता है। यहाँ पर भी उसके मस्तिष्क में किसी न किसी चीज में प्रॉब्लम होती है, तभी उसे क्या हो जाता है, अफेजिया हो जाता है, ठीक है। तो अफेजिया भी किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेट करने से रिलेटेड है। या बच्चा शटर करके बोलेगा, ठीक है, हकलाकर भी बोल सकता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर अफेजिया होता है। इसके बाद डिस्फेजिया की बात करते हैं, लैंग्वेज या बातचीत। डिस्फेजिया और अफेजिया एक जैसे हैं, तो डिस्फेजिया और अफेजिया दोनों किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज या बातचीत करने में ही दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अफेजिया और डिस्फेजिया दोनों क्या है, एक ही तरीके के हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, अफेजिया एंड डिस्फेजिया बोथ दोनों के दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। इसके बाद अगर हम अलेक्सिया की बात कर लेते हैं तो अलेक्सिया कैसा है, पढ़ने जैसा है, रीडिंग डिसऑर्डर जैसा है। जैसा मैंने आपको डिसलेक्सिया बताया था वैसा ही क्या आपका अलेक्सिया है। अलेक्सिया में भी क्या आती है, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, अलेक्सिया के नाम से जानते हैं। यहाँ
यहाँ पर इसे शब्द अंधता या फिर पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी तो हम इसे किसके नाम से जानते हैं, पाठ अंधता के नाम से जानते हैं। और इसे कई बार हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, अर्जित डिसलेक्सिया है। ठीक है, तो ये अलेक्सिया जैसा नाम किसका है, डिसलेक्सिया से याद रख लेना। अलेक्सिया जो है वो क्या है, डिसलेक्सिया जैसा है। ठीक है, इसमें भी बच्चे को क्या आती है, मतलब विजुअल जो भी देखने में प्रॉब्लम है वो होती है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चे को अलेक्सिया होगा तो अलेक्सिया के कारण उससे अफेजिया हो जाएगा, और इस अफेजिया यानी कि कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा बच्चा, और डिस्ग्राफिया होगा, कुछ भी राइट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किससे क्रिएट हो जाएंगी, बच्चे को अलेक्सिया से क्रिएट हो जाएंगी। यानी कि अलेक्सिया की वजह से उसे अफेजिया हो सकता है, इसकी वजह से उसे डिस्ग्राफिया हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या आता है, डिस्थीमिया में लर्निंग इफेक्ट होता है। इससे बच्चे में ना गंभीर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है बहुत ज्यादा, इसमें बच्चे को स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसे क्या कह देते हैं, डिस्थीमिया कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपको डबल स्टार लगा लेना है। डिस्मोर्फिया, तो डबल स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्मोर्फिया। इसमें ना मतलब जैसे खुद को ही लेकर ना उसको ये एक तरीके का भ्रम हो जाता है, मतलब अपनी बॉडी को लेकर उसमें भ्रम रहता है। उसके मन में ना हमेशा ही ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं कि उसके बॉडी पार्ट्स दूसरों के बॉडी पार्ट से अलग है, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो दूसरों से अलग है, वो अच्छा नहीं दिखता। मतलब इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके माइंड में चलती रहती है। तो ये क्या होता है, डिस्मोर्फिया होता है, जहां पर जो बच्चा है उसको खुद को ही लेकर, खुद की बॉडी को लेकर, खुद के बॉडी पार्ट्स को लेकर क्या रहेगी, हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, तो इसे किसका नाम दिया गया है, डिस्मोर्फिया का नाम दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्मोर्फिया। इसके बाद अगर हम एडीएचडी की बात करते हैं तो लास्ट पॉइंट ही आपका, ज्यादा लेंथी क्लास भी नहीं है, अभी कवर हो गई है, तो लास्ट है, इसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे और आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं एडीएचडी की, एडीएचडी का मतलब है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले तो इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार इसका नाम ही पूछ लिया जाता है। तो एडीएचडी का नाम क्या है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ यह स्थिति बच्चे के वयस्क होने तक बनी रहती है। ठीक है, यानी कि जब तक बच्चा अडल्ट नहीं हो जाएगा तब तक बच्चे में ये प्रॉब्लम मिलेगी। 3 से 5% बच्चे जो है इसी पीड़ित से ग्रस्त है। ये अस्थायी ध्यान की कमी होना, असक्रियता होना, इसका कोई भी स्थायी उपचार नहीं है। मतलब मान लो अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसका क्या ही उपचार हो सकता है, उसे हम या तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दे सकते हैं, एक्स्ट्रा काम करा सकते हैं, ठीक है, किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व करके रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम उसे बिजी रख के उसे फिर भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, बट हम इसका कोई उपचार नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी बच्चे का नेचर है ज्यादा बोलते रहना या हाइपर एक्टिव होना, या फिर किसी भी काम को फटाफट कर देना, तो हम क्या करेंगे, हम उससे डॉक्टर के पास तो नहीं लेकर जाएंगे, पर क्या होता है, हम उसे उसके काम में इन्वॉल्व रखेंगे, उसे बिजी रखेंगे, ताकि वो क्या कर पाए, अपने काम को बेहतर तरीके से करता रहे और उसमें वो बिजी रह सके। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, एडीएचडी के कुछ लक्षण होते हैं। तो एडीएचडी का जो पूरा नाम है वो क्या है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार बस मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको डिसलेक्सिया पढ़ाया। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड, आपके रीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको डिस्ग्राफिया पढ़ाया है। डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, लिखने से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ग्राफिया में, ग्राफ से याद रख लेना। डिसकैलकुलिया पढ़ाया, कैलकुलिया है तो कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब वो यहाँ पर प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा इन सब में कंफ्यूज रहेगा। इसके बाद डिस्प्रेक्सिया पढ़ाया। प्रेक्सिया मैंने कहा था किससे रिलेटेड है, ये आपके हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन प्रेक्सिया में नहीं, डिस्प्रेक्सिया में नहीं बन पाता है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है, इसमें बॉडी वॉकिंग प्रॉब्लम, मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम अप्रेक्सिया में हो सकती है। अगर हम अफेजिया की बात करते हैं तो अफेजिया में बच्चे को लैंग्वेज कम्युनिकेट करने में क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद डिस्फेजिया बताया था, डिस्फेजिया में भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। अलेक्सिया को ही हम क्या कहते हैं, अर्जित डिसलेक्सिया है ये, इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, डिस्थीमिया की बात करते हैं तो इसमें बच्चे में गंभीर स्ट्रेस हो जाता है। डिस्मोर्फिया, जहां खुद के बॉडी पार्ट्स को लेकर ही बच्चे को डाउट रहता है। इसके बाद हमने एडीएचडी पढ़ा था, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, आ गया समझ में, और यहाँ से आपकी एक रिवीजन भी हो गई होगी, और अब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मान लो अगर हमने पहले पढ़ा भी होगा ये टॉपिक तो हमें उसको रिवाइज करने की नीड होती है। तो अब यहाँ से आपका रिवाइज भी हो गया, जिसने मान लो पहले पढ़ रखा था तो उसका यहाँ से रिवाइज हो गया, उसको डबल फायदा हो गया। अगर मान लो किसी ने नहीं पढ़ा था तो भी उसके लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चन आते हैं। और आपने देखा होगा ये जो अभी स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तभी मैं आपको कह रही हूँ, मुझे याद है, मेरे को आपको वो वाला क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कराना है,
है, बट मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, मैंने ऐसे ही कहीं से देखा था, तो फिर मुझे जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा कहीं से तो फिर मैं आपको वो करा दूंगी, ठीक है। तो ये अगर किसी के पास है और कोई टेलीग्राम में ऐड है तो टेलीग्राम पर शेयर कर देना आप मुझको, ठीक है, तब मैं आपको वो सोल्व करा दूंगी। बस जो भी मैंने बोला है, जैसे एसएस का सेक्शन सोल्व कर लेंगे, कंप्यूटर का सेक्शन सोल्व कर लेंगे, इसके अलावा जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सब सारा सेक्शन हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना, और अगर मान लो वीडियो को शेयर नहीं किया, आपका मन करता है तो प्लीज उसको शेयर भी कर देना, ठीक है। तो तब तक चैनल के साथ बने रहो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत।